प्रणाम। आज हम समझेंगे अंतर्वर्ती खेती के प्रकार। लिखिए, अंतर्वर्ती खेती के प्रकार निम्न हैं। नंबर 1, समांतर फसल उगाना। नंबर 2, सहचर रूप से फसल उगाना। नंबर 3, सिनर्जेटिक खेती। और नंबर 4, बहुमंजिली फसल उगाना। तो इस प्रकार अंतर्वर्ती खेती में हमने समांतर खेती यानी डाइवर्सिफाइड खेती, समानांतर वाली फसल उगाना भी देख लिया, सहचर खेती भी देख लिया, सिनर्जेटिक खेती भी समझ ली। अब बहुमंजिली फसल उगाना यानी एक रेक के ऊपर दूसरी रेक लगा करके पपीता या पालक, मेथी उगाना होता है। तो रिले क्रॉपिंग क्या है, जिसको अविराम खेती कहते हैं। अविराम खेती से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर, रिले क्रॉपिंग एक ही वर्ष में किसी खेत में 3 अथवा 4 फसल, एक खेत में एक ही वर्ष में 3 या 4 फसल इस प्रकार प्राप्त करने की विधि, जिसमें पहले फसल के कटने के पहले ही बाद वाली फसल बो दी जाती है, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। इस विधि में खेत साल भर प्रयोग में रहता है, तो एक फसल खड़ी ही रहती है, दूसरी फसल बो दी जाती है, रिले क्रॉपिंग कहते हैं, रील की तरह। यह देख रहे हैं हम अंतर्वर्ती फसल, एक फसल के बीच में दूसरी फसल किस प्रकार से ली जाती है, ताकि एक से हमें लाभ प्राप्त हो तो दूसरे से प्रॉफिट, ताकि और दूसरा एक साथ कई फसलें हमें मिल जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं अरहर और मक्का की अंतर्वर्ती। यहाँ अरहर बोई हुई है और ये मक्का बोई हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं हम मक्का कट चुकी है, अरहर के पौधे बनना शुरू हो गए। यहाँ मिश्रित खेती का उदाहरण है ना। यहाँ लहसुन लगा दिया है, पालक लगा दी है, आलू लगा दी है, इस प्रकार से गोभी भी साथ में, एक साथ कई फसलें लेना। उदाहरण, किसका उदाहरण है यह? रिले क्रॉपिंग का। तो रिले क्रॉपिंग एक फसल खड़ी ही रहती है, पकने पर आई तभी दूसरी फसल उगा ली जाती है। तो मक्का है ना, मक्का तोड़ ली हमने और उसके बीच में जगह रहेगी, आलू लगा देंगे। आलू जब उचकने पर आएगी, प्याज लगा देंगे। आलू के बीच में जब हम आलू को मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय पर प्याज लगा देंगे या भिंडी लगा देंगे, प्याज भिंडी। इस प्रकार दूसरा उदाहरण, मक्का खड़ी है, गेहूँ बो देंगे बीच में, मूंग लगा देंगे आदि। प्रश्न, रक्षक फसलें किसे कहते हैं? रक्षक फसलें क्या है? इस विधि में प्रमुख उगाई गई फसल की रक्षा के उद्देश्य से चारों तरफ दूसरी किस्म की फसलों को उगाना रक्षक फसल कहता है, जिससे फसलों को कीट जानवर आदि से बच जाती है। इसे रक्षक फसल कहते हैं। जैसे चना बोया तो चने के आसपास कुसुम बो दी जाती है ना, या चना बो देते आसपास, बीच में गेहूँ रहेगा, आसपास चना बो देंगे, कुसुम, कपास आदि। क्योंकि ये कांटे होते हैं, खार होता है, खार के कारण अंदर व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता, जानवर भी नहीं जा पाते। अगला प्रश्न आता है, बहुफसली खेती किसे कहते हैं? तो बहुफसली खेती में एक वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, ताकि शस्य सघनता बढ़ जाए
बहुफसली खेती कहलाती है। एक वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, ताकि फसलों की सघनता, शस्य सघनता यानी फसलों की सघनता बढ़ जाए, बहुफसली खेती कहलाती। बहुफसली खेती से निम्नलिखित लाभ होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, इस खेती द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन तथा लाभ लिया जा सकता है। बहुफसली खेती से प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है तथा लाभ लिया जा सकता है। दूसरा, भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या की अधिकता है, इस प्रकार की खेती कृषि मजदूरों एवं कृषक परिवार के सदस्यों को रोजगार देने में सहायक होती है। भारत की बेरोजगारी दूर करने में बहुफसली खेती बहुत अधिक योगदान प्रदान करती है। तीसरा, यह खेती बढ़ती जनसंख्या की खाद्य समस्या के हल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीमित क्षेत्र में भूमि है और भारत की जनसंख्या बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। इससे खाद्यान्न उत्पादन की कमी को दूर करने के लिए इस प्रकार की खेती बहुत लाभप्रद होती है। यह खेती विपरीत या अनिश्चित, कौन सी खेती? बहुफसली खेती विपरीत या अनिश्चित मौसम में भी स्थायी बनी रहती है। अनिश्चित मौसम रहे तो भी ऐसी बहुफसली खेती जो होती वो स्थायी बनी रहती है, क्योंकि इसमें यदि एक फसल नष्ट हो जाए तो दूसरी फसल से उपज मिल जाती है, लॉस में नहीं होता किसान। फसल को बीमारी का प्रकोप हुआ तो भी दूसरी फसल सहारा देती है। इससे आय हमारी स्थिर बनी रहती है। छठवां, एक फसल की उपज से ही दूसरी फसल की भी लागत की भरपाई हो जाती है। एक फसल की उपज से ही दूसरी फसल, दूसरा खाद नहीं डालना पड़ता, निंदाई गुड़ाई नहीं करनी पड़ती। एक फसल को हम देते हैं लागत तो वह दूसरी फसल की भरपाई हो जाती है तथा दूसरी फसल शुद्ध लाभ के रूप में प्राप्त होती है। तो यह समझा हमने बहुफसली खेती क्या है। हम देख रहे हैं आजकल किस प्रकार से इंटरेस्ट से लाभ का धंधा कृषि को बनाया जा रहा है। यहाँ बागवानी, फूलों की बागवानी इस प्रकार से शेड लगा करके ली जा रही है, जो फूल बेचने के भी काम आ जाते हैं और पौधे भी बिक जाते हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं हम, खेती की प्रणालियाँ लिखिए। तो खेती की निम्नलिखित प्रणालियाँ है। पहले खेती के प्रकार पढ़े थे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। और प्रणालियाँ, कौन कौन सी प्रणाली से खेती की जाती है। तो नंबर 1, व्यक्तिगत खेती। इसको सेवरीसाइड खेती, व्यक्तिगत खेती। दूसरी सामूहिक खेती, तो कलेक्टिव खेती, कलेक्ट कर लिया जाता है भूमि को, सामूहिक रूप से खेती की जाती है। तीसरा आता है सहकारी खेती, तो ये कोऑपरेटिव सिस्टम के द्वारा कोऑपरेट करके। फिर चौथा सरकारी खेती, स्टेट की खेती। फिर आते हैं पूंजीवादी खेती। तो प्रश्न अगला, मिश्रित खेती के सिद्धांत लिखिए।
मिश्रित खेती के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो मिश्रित खेती के सिद्धांत है नंबर 1, अगली एवं गहरी जड़ वाली, उथली एवं गहरी जड़ वाली फसलों को मिलाकर बोना चाहिए। उथली जड़ वाली फसल के साथ गहरी जड़ वाली फसल बोना चाहिए ताकि वे मृदा के प्रत्येक स्तर से खनिज तत्व का उपयोग कर सके। गहरी जड़ वाली फसल गहराई से जीवांश पदार्थ ले लेगी और उथली जड़ वाली फसल ऊपर के जीवांश पदार्थ ले लेगी। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। जैसे ज्वार के साथ अरहर। ज्वार कैसी फसल है? ऊपर के तत्व लेने वाली, और अरहर गहरी जड़ वाली। दूसरा, फसलें विभिन्न प्रकृति की बोई जाए ताकि कम से कम उनमें से एक फसल के लिए मौसम की प्रतिकूलता कम हानि पहुंचाए। विभिन्न प्रकृति की बोना चाहिए, इससे मौसम कभी प्रतिकूल हुआ तो एक फसल बच जाएगी हमारी। फलीदार फसलों को बिना फलीदार फसलों के साथ बोना चाहिए, एक फलीदार और एक बिना फलीदार, ताकि नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहे। जैसे चना के साथ गेहूँ। चौथा, अधिक शाखा उत्पन्न करने वाली फसलों के साथ कम शाखाएं उत्पन्न करने वाली फसलें बोनी चाहिए ताकि एक दूसरे की वृद्धि में बाधा ना आए। तो जैसे चने के साथ क्या बोल देंगे हम? जौ, है ना। तो चना जो है वह अधिक शाखा वाला हो जाएगा और जौ कम शाखा वाला। जौ की शाखाएं निकलेगी तब तक चना कट जाएगा। पांचवा, मिश्रित फसलें विभिन्न ऊंचाई वाली होनी चाहिए, अलग अलग ऊंचाई वाली होनी चाहिए। जैसे ये जिससे दोनों ही फसलों को प्रकाश व हवा समान रूप से मिल सके। जैसे मक्का के साथ उड़द बो दी जाए, दोनों को प्रकाश मिलेगा। ऐसी फसलें बोई जाए जिनके पकने में विविधता हो। जैसे ज्वार के साथ अरहर, ज्वार जल्दी आ जाएगी, अरहर बाद में आएगी। फिर समान कीट एवं रोगों के ग्रहण करने वाली, यहाँ क्या लिखेंगे हम? करने वाली फसलों को साथ साथ नहीं बोना चाहिए। समान कीट और समान रोग को ग्रहण करने वाली फसलों के साथ साथ में नहीं बोना चाहिए। यह हम देख रहे किस प्रकार से मिक्स फसलें ली जा रही है ना। तो यहाँ पोटैटो एंड बनाना, आलू के साथ में केले की फसल मिश्रित। आलू को जो जीवांश देंगे हम वही केले के लाभदायी हो जाएगी। ग्रहकारी दलहनी फसल लगाने से किस पोषक तत्व की कमी दूर होती है? दूसरा, मिश्रित फसल उगाने से होने वाले 2 प्रमुख लाभ लिखिए। और तीसरा, ग्रहकार्य समांतर खेती किसे कहते हैं? धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा।